हेलो दोस्तों। तो हमने अब यूरोप पर क्या की थी, चर्चा की थी। और यूरोप में औद्योगिक क्रांति को लेकर के हमने चर्चा की थी और पुनर्जागरण को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद हमने क्या दिया था, उसका जो बेसिक जो हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वहाँ पे सागर देखे, खाड़ियाँ देखी, तो वो सब हम सब चीज़ देख ली। अब हम यूरोप की ही बात करने वाले हैं। तो अभी लगभग आज की क्लास और शायद एक और क्लास यूरोप में लगेगी, जो नदियाँ जो हैं पठार और पर्वतों की। तो यहाँ पर ज़्यादा खास कुछ पठार पर्वत में नहीं, तो अल्पाइंस और यूराल के बारे में हम उनके बारे में बताएँगे। और जॉलॉन की भी दिखेंगी आपको, जो नॉर्वे है और स्वीडन है वहाँ पर। तो आज हम चर्चा किसकी करने वाले हैं? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, इसे पेनिनसुला कहा जाता है, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो हमने वो चर्चा भी की थी इसके पहले कि जो हमारा ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ था, चारों तरफ से नहीं था। मतलब ये जो एक कॉन्टिनेंट महाद्वीप की जो एक संभावना होती है, उसको कहीं न कहीं खत्म कर रहा था। लेकिन फिर भी हमने इसको क्या माना? महाद्वीप माना। क्यों? क्योंकि यूरोसेंट्रिक, यूरोप केंद्र में था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तानाशाही। हमने एशिया पर भी चर्चा की थी। क्या? मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट पर। क्योंकि जो मिडिल था, क्या हम उसको वेस्ट एशिया नहीं कह सकते थे? जो आज का फार ईस्ट है, क्या हम उसको उसको ईस्ट एशिया नहीं कह सकते? लेकिन नहीं, कि ये जो भारत है उसको हम क्या साउथ ईस्ट नहीं कह सकते थे? बिल्कुल कह सकते थे, लेकिन उनके हिसाब से हुआ। वो जो हमारा साउथ ईस्ट है, जो हमारा एशिया है, मतलब मिडिल एशिया है, जो मेन एशिया है, अगर वहाँ से हम देखें दक्षिण की तरफ भारत, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने मिडिल रख दिया, और जो हमारा वेस्ट था उसको उन्होंने मिडिल कर दिया। और जो हमारा आज का एशिया है, जो भारत है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट कर दिया, ईस्ट एशिया कर दिया। और जो जापान और इस चाइना की तरफ, जापान वापान जो द्वीप आते हैं, उन नॉर्थ कोरिया सब इनको क्या कर दिया, फार ईस्ट कर दिया। तो उस पर चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? हम यूरोप की बात करने वाले हैं, और यूरोप के निर्माण की चर्चा करने वाले हैं, कि जो हमारा यूरोप है वो कैसे बना। जब हमारे जो आर्कियन समय की चट्टानों से बना, ऐसे करके सब धीरे धीरे चर्चा होंगी। तो आपने देखा ना कि जब हम देखेंगे, जब हम जनरल ज्योग्राफी करेंगे, तो इसका एक बेसिक से लेकर के एक हाई लेवल तक बात करेंगे, कि कैसे ये जो कॉन्टिनेंट है वो टूटे और फिर जुड़े, ये सब चीज बात होगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ यूरोप की। यूरोप को कैसे हम लोगों ने या यूरोप का कैसे जो है डेवलप। तो अगर उसकी बात करें, तो यूरोप की ही इसी में बात करते हैं। तो किसकी बात करें? निर्माण। अगर निर्माण की बात करें, तो अभी तक आपने अगर लगातार सब मेरे वीडियोस देखे होंगे, क्लास देखे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी जो घटना होती है ना, संचलन हो, कोई एक घटना होती है ना, अगर वो भौगोलिक घटना होती है, तो वो एक दिन की नहीं। अगर उसमें बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो वो एक दिन की घटना नहीं होती। वो बहुत सारे सालों की घटना होती है, लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएँ होती हैं, करोड़ों वर्ष पहले की घटनाएँ। उनका जो समय अंतराल होता है ना, एक चीज़ बिगड़ने से और दूसरी चीज़ बनने तक के जो समय अंतराल होता है, बहुत लंबा होता है। तो जो निर्माण है, तो वो ये तो कन्फर्म हो गया कि मतलब निर्माण हुआ जो वो बहुत समय पहले से हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि आज बन गया 10 साल या 20 साल पहले यूरोप बन गया, नहीं, उसके पहले से घटनाएँ होती है। तो उसी घटनाओं के क्रम बाय क्रम हम आज देखेंगे। अगर उसी क्रम बाय क्रम की बात करें, तो अगर हम 50 करोड़ वर्ष पूर्व जाएँ, इसके निर्माण की बात करें, तो अगर हम पचो 50 करोड़ पूर्व की बात करें, 50 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें, तो इधर जो यूरोप की बात करें, आज का यूरोप की बात कर रहे हैं, तो उत्तर पूर्व में आप देखेंगे, कहाँ पर? उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर था। क्या था? जो आज बाल्टिक सागर दिख रहा है, हमने बताया था बाल्टिक सागर। तो इस बाल्टिक सागर, अब बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर उत्तर पूर्व में विद्यमान था, हम कह सकते हैं। 50 करोड़ वर्ष पूर्व यूरोप में
उत्तर-पूर्व के क्षेत्र में एक बाल्टिक सागर के रूप में ये विद्यमान था। इसी बाल्टिक सागर में आर्कियन युग की इस युग की आर्कियन युग आर्कियन युग की जो चट्टानें थी, उनसे एक शील्ड का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ? एक शील्ड का निर्माण हुआ और वो इसी बाल्टिक सागर के क्षेत्र में आई। इसीलिए उस शील्ड का नाम हम लोग क्या रख दिए? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के नाम पर ही इसका भी बाल्टिक शील्ड रख दिया गया। बाल्टिक शील्ड कहाँ तक फैली थी? अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर विद्यमान था। उसी में आर्कियन युग की जो चट्टानें थी हमारी। आर्कियन युग क्या होता है? तो आपने सुना होगा आर्कियन युग, प्रीकैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग, बहुत सारी युगों के नाम सुने। तो अभी के लिए मैं कहता हूँ कि आर्कियन युग समझ लीजिए कि ये आर्कियन युग में हुआ था। लेकिन जब हम जनरल ज्योग्राफी करने करेंगे तो जनरल ज्योग्राफी में हमारा मुझे लगता है कि मैं पहले जो हमारी फर्स्ट क्लासेस होगी वो किसी पर होगी? किस पर होगी? तो इसी युगों पर होगी कि युग क्या, क्योंकि हम लोग सुनते हैं, बहुत से बार सुनते हैं कि इस के समय हुआ, उस काल में हुआ, इस युग में हुआ, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये दरअसल ये कब का युग था। तो एक क्रम से हम पहले इस युग पर चर्चा करेंगे जब जनरल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए आज के लिए इतना ही याद रखें। इस बाल्टिक सील्ड की अगर हम विस्तार की बात करें, अगर इस बाल्टिक सील्ड की विस्तार की बात करते हैं, हम यूरोप के निर्माण की बात कर रहे हैं, ये शुरुआती निर्माण की बात कर रहे हैं, हम 50 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। उसी समय क्या होता है, आर्कियन की चट्टानों से एक बाल्टिक सेल का निर्माण होता है। और ये बाल्टिक सेल की बात करें तो अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में आज क्या लेकर के बताएंगे, पहले क्या नहीं, आज कहाँ तक फैली थी। तो आज के हिसाब से देखें तो ये आपने देखा होगा, सफेद सी आपको दिख रहा होगा, सफेद सागर। क्या हमने ये सफेद सागर बताया था? सफेद सागर, और यहाँ पर दो झीलें आपको देखने को मिलेगी, एक ओनेगा और लैगोरा। ये दो झील देख लीजिए, ये पूर्व की बात कर रहा हूँ। और यहीं पे आपको मिल जाएगी फिनलैंड की खाड़ी। ये यहाँ तक पूर्व तक इसका विस्तार। अगर हम और पूर्व की बात करें तो यूराल देखते हैं, यूराल पर्वत। लेकिन ये यूराल पर्वत दिख नहीं रहा था क्योंकि शील्ड थी, ऊपर से जल था। तो ये जल था, मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये पूर्व में दिख रही है, लेकिन यही शील्ड ऐसे गई, ऐसे। तो यहाँ पर तो मान लीजिए यूराल है, यूराल शील्ड थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, जल से भरा था। तो सिर्फ यहीं पर दिख रही थी, लेकिन यहाँ नहीं दिख रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ये यूराल में भी इस समय यूराल तक ये फैली हुई थी, लेकिन किस रूप में? अदृश्य रूप में। अदृश्य रूप में दिख नहीं रही थी, लेकिन अदृश्य रूप से ये यूराल पर्वत तक फैली। कौन सी सेल? ये बाल्टिक सेल। यूराल पर्वत के, और अगर हम दक्षिण में आते हैं, इसके बाद दक्षिण की बात करें तो आपने कैस्पियन सागर देखा होगा। कैस्पियन सागर, और हमने वहीं पे बताया था काकेसस, काकेसस बताया था। वहीं पे हमने काला सागर बताया था। और जब और इधर आएंगे दक्षिण में तो हम देखे थे कौन सी, आल्प्स पर्वत या अल्पाइन पर्वत श्रेणी तक ये फैला हुआ था। दक्षिण की बात हो। अगर हम पश्चिम की बात करें कि ये पश्चिम में कहाँ तक था, तो पश्चिम में अगर देखते हैं तो हमें जो, तो ये पश्चिम में कैलिडोनिया, क्या है, कैलिडोनियन, जो हमारी माउंटेन रेंज थी, कैलिडोनियन माउंटेन रेंज। आज नहीं है ये, आज नहीं है, फिलहाल आज तो नहीं दिखती, लेकिन इसके अवशेष दिखते हैं। अगर अवशेष की बात करें कि इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, कैलिडोनियन से, आपने देखा होगा स्कॉटलैंड, क्या, स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां
और हमारे जो स्कैंडिनेवियन उच्च भूमि, पश्चिम में स्कैंडियन उच्च भूमि, नॉर्वे स्वीडन, जो हमारा कैसा हुआ है, कैसा हमने बताया था ना कि ऐसे करके ये वाला, तो यहीं पर स्कैंडिनेवियन उच्च भूमि क्षेत्र आता है। तो इसी में ये जो कैलिडोनियन है, जो पश्चिम में विस्तार था किसका, बाल्टिक सील का, तो कैनेडियन माउंटेन थी, उसके अवशेष आज फिलहाल ये तो नहीं है कैनेडियन, कैलिडोनियन, जो कैलिडोनियन माउंटेन रेंज है वो आज तो नहीं है, लेकिन इसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं कहाँ, तो स्कॉटलैंड की पहाड़ी में और स्कैंडिनेविया की उच्च भूमि में हमें ये देखने को मिलता है। अगर हम इसके बाद करें कि ये हमारा 50 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना थी, लेकिन अगर हम इसी को देखते हैं कि ये था, लेकिन अगर हम इसको 32 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें, कैसे 32 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें, तो यहाँ पर एक भूसंचलन होता है, भूसंचलन होता है, एक प्रक्रिया होती है, और ये क्या होने लगता है, अब इसका विघटन होने लगता है। कैसे विघटन होने लगता है, तो आप ये बताइए, ये हमारे आर्कियन युग की चट्टानें थी, तो आर्कियन युग की चट्टानें क्या थी, प्राथमिक चट्टानें। आगे हम बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। तो जो हमारी आर्कियन युग की चट्टानें हैं वो हमारी प्राथमिक चट्टानें थी। आपको पता है कि प्राथमिक चट्टानें किन्हें मानते हैं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो होती है वो हमारी प्राथमिक चट्टानें होती हैं, और जो हमारी आग्नेय चट्टान होती है वो कैसे बनी होती है, तो ग्रेनाइट से बनी, तो हार्ड होती है। तो हमने क्या देखा कि अब कोई भी पर्वत हो, पठार हो, कोई भी शील्ड्स हो, तो क्या उसके समय जब उस पर वायु घर्षण होगा, वायु घर्षण होगा, जो हमारी वर्षाएं होंगी, नदियां होंगी, क्या उसको अपरदन करेंगी, जी बिल्कुल, उसका क्या होगा, इरोजन होगा, और उसका क्या हो जाएगा, अपरदन भी होगा, का नदियाँ उसको लेकर जा करके कहीं दूसरी जगह निक्षेपित भी करें, ये बिल्कुल करेंगी। तो वही हुआ कि इस समय क्या हुआ, यहाँ पर बाई अगर 32 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें, तो जो 50 करोड़ से और जब 40 करोड़ तक के बीच, यानी कि लगभग 15 करोड़ की बात करें, 32 से 40 है तो लगभग 15 करोड़ वर्ष की बात करें, तो वो क्या किया, 15 करोड़ वर्षों तक उसने क्या किया, यहाँ पर घिसाव किया, किस पर किया, बाल्टिक सील्ड पर। तो ये क्या कर किया, घिसा हुआ अपरदन, और इसी अपरदन से जो यहाँ की नदियां, वो अपने जो नजदीक सागर थे, क्या थे, नजदीक सागर था, उसी नजदीक सागर या जल क्षेत्र में क्या किया, वो भी नदियां आ गई। भाई अगर यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ये पर्वत है, ये शील्ड्स है, और यहाँ पर क्या है, सागर है, तो क्या जब यहाँ से कटेगा तो क्या यहाँ ये नदियां ऐसे ही आएंगी, तो उच्च भूमि से निम्न भूमि की तरफ आती है, तो ये क्या यहाँ पर अवसाद जमा करेंगी, और क्या जब धीरे 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 अवसाद जमा कर देंगी, तो क्या यहाँ पर मैदान बन सकते हैं, कि बिल्कुल मैदान बन जाए, कैसे मैदान, अवसादी से, यानी कि नदियों के काटछाट से, निक्षेपण से बन गए। तो वही हुआ कि यह अपना करता रहा, और वो सभी नदियां जो है इसको क्या करती रही, उस मलबे को धो धो करके कहाँ डाल रही थी, सागर में डाल रही थी। जैसे जब सागर में डालेंगी तो क्या वो सागर का जो तल होगा वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पानी के ऊपर आ जाएगा, और जब पानी के ऊपर आ जाता है तब उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैदान, उसी को ऐसे ही पीडमोंट प्लेटू का निर्माण, पर्वतपात पठार का निर्माण। तो वही हम कह रहे थे कि जब नदियां सागर में लाई, अवसादों को लाई, अवसाद लाने के बाद यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हुआ, 32 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व मैदान का निर्माण हुआ, जिसे हम मध्यवर्ती मैदान के रूप में, मध्यवर्ती यूरोपीय मैदान, मध्यवर्ती यूरोपीय मैदान। अगर बताइए यहाँ पर अगर मैदान आ गए, तो क्या यहाँ पर पेड़ होंगे, यहाँ पर वनस्पतियां आएंगी, पेड़ आएंगे,
और कैसे आएँगे? मध्य मैदान है, वर्षा है, पानी है, नदियाँ आ रही हैं, तो घने वन बनेंगे। जी, बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ पर घने वन क्षेत्र आए, घने वन आए। तो क्या जब घने वन आएँगे, तो यहाँ पर कुछ समय के बाद क्या हुआ, यहाँ पर भू-संचलन होता था। और भू-संचलन की वजह से ये जो हमारे घर वाले क्षेत्र की जो भूमि थी, वो कहाँ गई? नीचे दब गई और नीचे दबने के बाद ये क्या बन गए? कोयला। तो जब हम रिसोर्स बढ़ाएँगे संसाधन तो कोयला को और बेहतर जान किस पेटी में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो इसकी बात करेंगे। और जो घने वन क्षेत्र यानी कि कैसे दब जाता है तो कोयला बनता है, तो कोयले के निर्माण की बात करेंगे, तो ये घने वन पाएँगे लेकिन जब दब जाती हैं ये वनस्पति या पेड़-पौधे दब जाते हैं, तब हमारे कोयले का निर्माण। तो क्या यहाँ से कोयला बना होगा? जो आज रूस में, यूरोप में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जा रहा है, क्यों? एक कारण ये है, क्यों वहाँ पर कोयला बना? ये है, ऐसे करके बना। क्या होता है कि इसके बाद फिर से एक घटनाएँ तो होनी ही थी, क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया चल ही रही थी, आज भी चल रही है। क्या आज जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो बंद है क्या? नहीं, वो भी चल रही हैं, लेकिन अभी सक्रिय नहीं हो पाई। वो एक कालांतर के बाद सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि एक समय के या 1 दिन की, 4 दिन की या 2 साल की, 4 साल, 10 साल की तो घटना नहीं है। ये करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस 32 से 40 करोड़ के बाद अगर हम देखें, 22 से 25 करोड़ वर्ष 22 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर फिर से एक भू-संचलन हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? भू-संचलन। तो यहाँ पर एक फिर से भू-संचलन होता है और इस भू-संचलन पर जो हमारे भूपटल होता है, उस भूपटल पर क्या हो जाते हैं? मोड़ आ जाते हैं। देखो हर चीज़ ये जो हमने क्या बताया कैलिडोनियन माउंटेन में आए, बाल्टिक सील्ड आई, लेकिन क्या हुआ इनको जो है काटे, कौन? नदियाँ काटी, जो है यहाँ पे वर्षा ने काटा, यहाँ हवाओं ने काटा, निक्षेपित किया और क्या बनाया? मध्यवर्ती यूरोपीय मैदान बनाया। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो वही क्षेत्र बचा हुआ था, क्या किया? भू-संचलन आया और उस पर मोड़। क्या प्लेटें आपस में क्या हुई? भिड़ी और भू-संचलन में क्या हो गई? मोड़ आ गए और उन्हीं मोड़ की वजह से यहाँ पर इस भूपटल पर क्या आया? मोड़ आया। भूपटल पर और इस भूपटल पर मोड़ आ जाने से यहाँ पर एक क्या बनी? पहाड़ी बनी, पर्वत श्रृंखला बनी, जिसका नाम है हर्षियन। हर्षियन माउंटेन रेंज। इस हर्षियन माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। कब हुआ? ये 22 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या आज ये होगी? नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर भी काम करना आरंभ कर दिया। कौन? इस पर जैविक कारक। जैविक कारक जो थे वो हमारे क्या करने लगे? इस पर काम करने लगे। यहाँ पर पौने आने लगी, पौनों अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। नदियाँ अपना घर्षण कर रही थी, हवाएँ जो आ रही थी अपना घर्षण कर रही थी। यहाँ पर जो समुद्री लहरें थी वो अपना काम कर रही थी। जो भी एक जैविक कारक जो अपरदन करने की शक्ति जिनकी है, वो सभी अपना काम कर रहे हैं। जब करेंगे तो धीरे-धीरे क्या होंगे? खत्म होंगे। तो इनका भी ये भी आज हमें नहीं दिखती। ये क्या नहीं है? जिस प्रकार से हमारी जो कैलिडोनिया माउंटेन रेंज थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई, लेकिन उसके अवशेष हमें मिले कहाँ? स्कॉटलैंड की पहाड़ी और स्कैंडिनेविया की उच्च भूमि में। वैसे इसका भी ह्रास हो गया। हर्षिया का भी ह्रास हो जाता है। अब हर्षियन निर्माण में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये आज है तो नहीं, लेकिन क्या इसके अवशेष तो मिले होंगे, तभी तो हमको पता चला कि ये यार हरसिंगन माउंटेन रेंज आया था। ऐसा तो नहीं, क्योंकि 25 जो है 22 से 25 करोड़ यहाँ पर तो जीवन अभी आया रहा होगा, नहीं आया रहा होगा, ये तो हम थ्योरी की क्लास में देख रहे हैं।
लेकिन हम कह रहे हैं कि जो हर्षिनियन है, अगर हमें पता चल रहा है कि हर्षिनियन तो कहीं न कहीं उसके अवशेष रहे होंगे, तो उन्हीं अवशेषों की बात करें कि ये तो आज है नहीं, हर्षिनियन आज नहीं है, लेकिन इसके अवशेष हैं। और अगर हम अवशेष देखें, तो आपको कहाँ मिल जाएँगे? तो ये मिल जाएँगे आपको आयरलैंड, आयरलैंड में देखने को मिल जाएँगे और कहाँ मिल जाएँगे? और आपको अगर वेल्स देखने को मिले, तो वेल्स में देखने को मिल जाएँगे। और क्या मिल सकते हैं? और मिल सकते हैं, एक जगह और मिल सकते हैं और उसका क्या नाम है? कार्नवाल डेल्टा। क्या मिल सकता है? कहाँ मिल जाएगा? तो कार्नवाल डेल्टा, जहाँ इसके हर्षिनियन माउंटेन रेंज के आपको क्या मिल जाएँगे? अवशेष मिल जाएँगे। लेकिन इसका जो हर्षिनियन माउंटेन रेंज आई थी, इसका निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था, अगर हम इसके निर्माण की बात करें, तो ये हमारा मध्य यूरोपीय मैदान, मध्य यूरोपीय मैदान में इसका निर्माण। लेकिन अब ये 25 से जो 22 से 25 करोड़ था, इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर एक ऐसा समय आया जब हमारा पूरा यूरोप जल से मग्न हो, पूरा जल से मग्न हो गया। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई ये भूखंड है और ये इसके ऊपर पूरा जल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पूरा जल आ जाएगा। तो क्या आप बताइए कि ये जो नदियाँ आ रही होंगी, जो यहाँ से नदियाँ आ रही होंगी और ये जो जल के अंदर जो निक्षेप होगा, क्या इसके ऊपरी सतह पर जमा होगा? जी बिल्कुल सर। और जब ये पानी का लेवल नीचे जाएगा, तो क्या कुछ ना कुछ तो रहता है, यदि कुछ नहीं रहेगा तो बहुत कुछ यहाँ पर रहता है। तो वही ये जमता है और इसी जो हमने मध्यवर्ती मैदान की बात की थी, हर्षिनियन, जो हर्षिनियन किसकी बात की थी? हर्षिनियन माउंटेन रेंज की बात की थी। यहाँ पर क्या आया? एक मोटी परत आ गई, मिट्टी की परत आ गई और इस मिट्टी की परत कहाँ गई? मध्यवर्ती मैदान। और इस प्रकार से एक मोती जो है चादर के रूप में और इन पहाड़ियों को नीचे दबा दी। अगर हम देखें ना कि जो हर्षिनियन की बात कर रहे हैं जो वहाँ, तो उसके नीचे दबी होगी ना, तो ऊपर से क्या आ गया? जलमग्नता की वजह से ये आ गया। कब आया? इसके 25 यानी 22 से 25 करोड़ वर्ष के बाद आया। और ये इस प्रकार से इसके बाद क्या होता है? अगर हम इसके बाद की बात करें, तो अभी हाल ही में एक फिर भू-संचलन होता है। हाल में या अंतिम कह सकते हैं। हाल का मतलब ये नहीं कि अभी 2-4 साल में, 10 साल में हुआ हो, वो भी जो है 3 से 5 करोड़ या 3 से 7 करोड़ या 5 से 7 करोड़ जो भी कहें। 3 से 7 करोड़ वर्ष पहले। 3 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व सर्कल होना, 3 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात। यहाँ पर क्या होता है? फिर एक भू-संचलन होता है। क्या होता है? भू-संचलन होता है। और इस भू-संकलन को हम अब तक का अंतिम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तक का अंतिम भू-संचलन कहते हैं कि अब इसके बाद अभी तक नहीं कोई हुआ है, तो अभी हो सकता है बिल्कुल होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो ये इस समय अभी तक कोई नहीं, जो 3 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, वही हुआ है और बाद में अभी तक नहीं। इस भू-संतुलन से हमको अगर हम देखें ना, ये जो हर्षिनियन मिला था, इसी समय हमें यूराल भी मिल चुका था। क्या मिल चुका था? यूराल मिल चुका था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हर्षिनियन भी लिख सकते हैं और इस संतुलन से हमें क्या मिल गया था? तो यूराल भी हमें मिल गया। यूराल पर्वत श्रृंखला भी हमको यहीं से देखने को मिली है कि यहीं से जो यूराल पर्वत है, यूराल यूराल जो हमारी यूराल पर्वत है वो भी कब हुई है? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष के बाद इसी भू संतुलन में हुई थी, जब हर्षिनियन माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ था, उसी समय हमारा पूर्व में यूराल पर्वत भी बने। लेकिन हमारा ये अवशेष है और भू संचलन हुआ कब? 3 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, जो पूर्व
वर्ष पूर्व जो भू संतुलन हुआ जिसे हम अंतिम भू संतुलन कहते हैं और इस समय हमें क्या मिले? यूरोप में नवीन पर्वत श्रृंखला। और यूरोप में एक अब नए पर्वत श्रृंखला देखने को मिले। इन्हीं में से अगर हम देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं अल्पाइन रेंज। अल्पाइन अल्पाइन रेंज देखने को मिलती है। कब इनका निर्माण हुआ? तो 3 से 7 करोड़ अभी हाल ही में अंतिम भू संतुलन के माध्यम से। अगर हम अल्पाइन की बात करें कि ये अंतिम क्यों इनको नया क्यों करें, क्योंकि जो हमारे सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, जो हमारे सर्वोच्च शिखर है वो इन्हीं पर मिलते हैं। सर्वोच्च शिखर कहाँ मिलते हैं? इन्हीं अल्पाइन रेंज पर हमें मिलते हैं। तो हम इससे लगा सकते हैं कि अगर ऊंचे हैं तो अभी इनका अपरतन नहीं हुआ है, मतलब अभी ये नए बने होंगे। अगर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जो हमारी हाइट है, जो पर्वतों की हाइट है वो कम है, तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर शायद ये पहले रहे होंगे लेकिन काटछांट के बाद ये कम हो गए। तो ऐसे इसी वजह से हम सर्वोच्च शिखरियाँ मिलते हैं। तो इससे भी एक पता चलता है कि ये नए पर्वत श्रृंखलाएं रही। इसके बाद क्या होता है, एक और अंतिम घटना होती है आज से 5 लाख वर्ष पूर्व। 5 लाख वर्ष पूर्व क्या होती है? तो 5 लाख वर्ष जो पूर्व होती है एक घटना, वो होती है हिमयुग। तो मैं इसको इरेज कर दूं। तो इसी में क्या होती है, तो 5 लाख वर्ष पूर्व की बात करें, 5 लाख वर्ष पूर्व की बात करें तो 5 लाख वर्ष पूर्व में हमने क्या देखा, यहाँ पर हिमयुग आ गया। क्या गया? हिमयुग आ गया। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो गिरने लगा। कब आता है? जब हमारा टेम्परेचर गिरने लगता है, यहाँ पर गर्मी का अभाव हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, हिमपात होने लगा। कब हुआ ये? 5 लाख वर्ष पूर्व हिमपात होने। जब इस पर हिमपात होने लगा तो क्या हुआ भाई, अगर ठंडियों में हिमपात हो रहा है तो गर्मियों में हट जाता है। अगर आज हम भारत की देखें ना तो पहाड़ियां क्या होती है, जो हमारा पर्वत होता है, जो हमारे पर्वत अगर हिमालय की बात करते हैं तो वहां पर बर्फ गिरती है, हिम की चादरें बिछ जाती हैं। लेकिन जब हम गर्मी में देखते हैं ना, उन्हीं से हम लोगों का जब वो पिघलता है तो वो क्या पिघल रहा है, वो नदियों में प्रवाहित होने लगता है। वो नदियों के माध्यम से उसका क्या होता है, कटाव होने लगता है। तो नदियां उस जल को लेकर के आ जाती है। तो क्या होता है, गर्मियों में वो कम हो जाता है, फिर ठंडियों में आता है, फिर गर्मियों में कम हो जाता है, फिर ऐसी प्रक्रिया होती है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो गया। इसमें एक चीज क्या हो गई कि हिमयुग आया और हिमयुग में गर्मियों में इस हिमयुग को नहीं हटा पाया, इस हिम का अपरदन नहीं हो पाया, गर्मी नहीं आई तो ये हिम पिघला नहीं। और क्या हुआ, और एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर ये क्या होता गया, ऊपर होता गया। और यहाँ पर गर्मी का अभाव हो गया, क्यों? क्योंकि अत्यधिक हिमपात हो गया। और इस तरह से एक हिमयुग का निर्माण, एक हिमयुग आया। और हिमयुग के बाद 5 लाख वर्ष पूर्व की बात है, तो 5 लाख वर्ष के बाद अब तक अब यूरोप कैसा दिखने लगा? अब तो वहां पे हिमयुग नहीं, अब तो हिमयुग नहीं है। अगर हम देखते हैं तो अगर हम विस्तार की बात करें तो विस्तार कितने से ले लेते हैं, 35 से समथिंग 80 तक जाता होगा, मैक्सिमम 80 तक जाता होगा। तो नहीं तो 70 75 तक में जाता है, फिर इसके बाद और कुछ द्वीप रह जाते होंगे या फिर थोड़ा सा भाग रह जाता होगा। तो हम अगर बात करें तो विस्तार कितना हो जाता है, तो अगर विस्तार की बात करें तो 35 डिग्री नॉर्थ से कहाँ तक जाता होगा, 80 डिग्री नॉर्थ। इतने में ही इसका लगभग विस्तार होगा। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग की बात कर रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो अगर हम देश के ऊपर जाते हैं तो हमारा कैसा हो जाता है, शीतोष्ण हो जाता है। शीत भी रही, उष्ण भी रही। तो जो
अगर हम 30 से ये 35 के पास देख रहे हैं, तो ये यहाँ से 45 तक क्या होगी? गर्म ठंडा यानी कि गर्मी होगी और गर्म शीतोष्ण होगा। अगर हम 45 के ऊपर जाएँगे तो उसे ठंडा शीतोष्ण कह दिया जाता है। हमने ये बाँटा भी था। तो वही हम कह रहे हैं कि हिमयुग आया लेकिन ये जो यहाँ पे गर्मी थी वो क्या हो गया? खत्म। जब खत्म हुआ तो यहाँ पर हिमयुग आ गया और हिमयुग आने के बाद ये पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। जब पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगा और जब इसके बाद हिम का अपरदन होगा तब क्या? वही देखने की बात है कि जो यहाँ पर अधिकतर आपको यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप पर झीलों का निर्माण हुआ और इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ? और इन झीलों का निर्माण जो हुआ वो हमारे हिमनद से हुआ। किससे हुआ? हिमनद से हुआ। जब ये बर्फ पिघलने लगी बहुत कई वर्षों के बाद जब हमारे हिम युग आया, उसके कई 5 लाख वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं, पूर्व की नहीं, बाद की बात कही, फिर जो आने लगा हिमयुग के बाद की बात कर रहे हैं, जब हिमपात हो गया, उसके बाद की घटना कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या ये धीरे-धीरे पिघला होगा? जब ये धीरे-धीरे पिघलेगा, अपरदन होगा इसका, निक्षेपण होगा इसका, उसी समय हमारी झीलों का निर्माण भी। तो जो हमारा यूरोप में झीलें हैं, वो लगभग-लगभग जो है वो किससे बनी हैं? हिमनद से बनी हैं और हिमनद के किससे बनी हैं? अपरदन एवं निक्षेपण से बनी। स्वीडन है, नॉर्वे है, इधर स्पेन है। यहाँ पर बहुत सारी झीलें मिलेंगी। स्वीडन थाउज़ेंड्स लेक कंट्री कहा जाता है। हज़ारों लेक्स मिलेंगी आपको और वो सभी लेक्स कैसी हैं? आपको मिलेगी हिमनद से, अपरदन और निक्षेपण से। क्या हमने कनाडा में भी यही बात चर्चा की थी? यहाँ हिमयुग आया था और वहाँ की जो झीलें बनी, क्या हमने उनको बताया? जी बिल्कुल, हिमयुग से बनी थी। तो इसी तरह इसमें यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन है, स्पेन है। यहाँ पर क्या बनी? नॉर्वे, स्वीडन और हम स्पेन की अगर बात, तो यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बनी? स्वीडन, जिसे थाउजेंड से कहा जाता है ऑफ कंट्री, स्वीडन अपरदन और निक्षेपण से। किससे? हिंदू से। तो आज हमने क्या कवर किया? तो आज हमने यूरोप के निर्माण की बात, क्रम बाई क्रम से बात की कि कैसे कैसे हुआ, कैसे आज बना। तो जो हमारा मध्यवर्ती मैदान था वहीं है शून्य है, युगाल है, और वो क्या किए? पर्वत निर्माण किए। इसके बाद फिर से विघटन होता है और अंतिम रूप श्रृंखला आता है और उसी जो है मध्यवर्ती मैदान यूरोप की नवीन पर्वत श्रृंखला आती है, अल्पाइन्स आ जाती है। यहाँ पर सर्वोच्च शिखर देखने को हमें मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने निर्माण की चर्चा की और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ बेहतर पोजीशन पर पहुंचे होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।